contains high-quality physics lectures. Bored and need aspirants don't watch these lectures alone. Let's heist physics concepts with the professor. Hey guys, Jai Hind. Welcome back to my channel Physics Heist by Professor. एंड गाइस ये लेक्चर नंबर 5 है एंड आई एम श्योर आप सबने पहले वाली सब के सब वीडियोस देख ली हैं और समझ लिया होगा डिटेल के अंदर एंड यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, राइट। आज हम बात करेंगे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ एलिमेंट कैसे लिखें, ग्रेडियंट कैसे लिखें, डाइवर्जेंस कैसे लिखें, कर्ल कैसे लिखें। एक और ऑपरेटर आज मैं डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा लैप्लेशियन, जो कि हमारी हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन को सोल्व करने में। और भी काफी अच्छी अच्छी बातें आज की क्लास में होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ एलिमेंट लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। बहुत ही सिंपल होगा, आप सभी जानते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz की कैप, राइट। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं ये होता कैसे, कैसे मैंने बनाया। हालांकि आप सबको याद भी होगा, आप सबने पढ़ रखा होगा। मान लीजिए आप, ये मैंने अपनी सेट ऑफ एक्सिस डिफाइन कर दिया। आप किसी पॉइंट x, y, z पर हैं और आपको स्लाइटली मूव करना है स्पेस के अंदर, और आप x से x प्लस dx, y से y प्लस dy एंड z से z प्लस dz तक जाना चाहते हैं। तो बच्चों इस स्मॉल एलिमेंट को मैंने लेंथ एलिमेंट डिफाइन किया। तो आई थिंक इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप लोग x में dx मूव करेंगे, y में dy मूव करेंगे और z में dz मूव करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी कैन राइट दिस लेंथ एलिमेंट। कैसे 3 डायमेंशन की बात है। किसी प्लेन में अगर लिखना होगा तो सपोज मुझे xy प्लेन के अंदर लेंथ एलिमेंट को लिखना है, तो आई होप यू ऑल विल एग्री प्रोफेसर, ये होगा dxi कैप प्लस dyj कैप। सपोज आपको zx प्लेन में लेंथ एलिमेंट लिखना है, देन यू ऑल विल राइट dzk कैप प्लस dxi कैप। आई होप इट इज क्लियर। अब बच्चों प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इस लेंथ एलिमेंट को लिखना चाहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए आप किसी पॉइंट r थीटा पर हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा होते हैं। तो जिस बच्चे को लग रहा है कि प्रोफेसर ये होगा dr r कैप प्लस d थीटा थीटा कैप, उनको गलत लग रहा है, ये रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों देखो ये लेंथ एलिमेंट है ना, d थीटा तो कोई एक लेंथ का डायमेंशन नहीं होगा, ये तो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट साउंड कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा सोचना होगा। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, हम r पर हैं और थीटा पर हैं। तो सबसे पहले मैंने रेडियल डायरेक्शन में dr चला मैं, ठीक है। तो dr r कैप तो एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। मैं स्लाइटली dr चला रेडियल डायरेक्शन में, तो आ गया dr r कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मुझे घूमना है d थीटा, सोचो अब मुझे घूमना है d थीटा, तो मैं इस पॉइंट पर आऊंगा और ये लेंथ कितनी होगी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैं d थीटा घूमा हूं, राइट। तो ये लेंथ होनी चाहिए, सिंस ये r थी और ये dr है, दिस लेंथ शुड बी r प्लस dr टाइम्स d थीटा। तो व्हाट शुड बी माय dl एलिमेंट फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इट शुड बी dr r कैप, बिकॉज मैं रेडियल डायरेक्शन में dr चला, राइट। और इस थीटा कैप के अलोंग में r प्लस dr d थीटा चला, सो बच्चों थीटा कैप। लेकिन हम इसको इतना बड़ा ना लिख के ऐसे लिखते हैं dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप। इसका रीजन मैं आपको बच्चों देना चाहता हूं, एंड अगर आपको पता लग गया है तो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं। देखिए लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्विकली। dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस, मैं बस d थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, dr d थीटा थीटा कैप। बच्चों ये भी बहुत स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट है, ये भी बहुत स्मॉल एलिमेंट है। तो मैं इस
टर्म को बाकी टर्म्स के कंपैरिजन में बच्चों, इस टर्म के कंपैरिजन में इसे मैं इग्नोर कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई आप इसको याद रखेंगे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स, आई एम टेलिंग यू बच्चों, जे एडवांस में भी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, हम काफी वर्क डन के क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। प्रोफेसर वर्क डन के क्वेश्चन में कैसे करेंगे? बच्चों वर्क डन में क्या आता है, एफ डॉट डीएल लेंथ एलिमेंट काम आता है। तो रेडी रहना, काफी मजा आने वाला है। सो डीएल एलिमेंट क्या बन जाएगा, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। हमने कार्टेशियन में भी सीख लिया और प्लेन पोलर में भी सीख लिया है। एम आई क्लियर? ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। अब सिलेंड्रिकल, ठीक है बच्चों, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम बात कर लेते हैं। आपको आवाज आ रही होगी, आई थिंक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। ओके ओके, सो सिलेंड्रिकल, राइट, सिलेंड्रिकल। तो बच्चों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आप सभी जानते हैं, आर, फाई और जेड होता है। और आर फाई तो प्लेन पोलर वाले हैं, ये तो हमने बात किया था, याद करो, है ना। तो प्लेन पोलर वाले का तो लेंथ एलिमेंट हमें लिखना आ गया। और जेड तो कार्टेशियन वाला जेड है, और कार्टेशियन का लिखना तो कितना सिंपल था ना, एक्स के लिए डी एक्स आई कैप, वाई के लिए डी वाई जे कैप, जेड के लिए क्या होगा, डी जेड की कैप। तो मैं आराम से इस डीएल को लिख पाऊंगा बच्चों, डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड की कैप। इतना इजी है, समझ पाए? यस और नो गाइस? चलिए, तो हमने लेंथ एलिमेंट बच्चों लिखना सीख लिया। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मेनली हमने आज दो ही लेंथ एलिमेंट लिखना सीखा है, एक तो कार्टेशियन में, एक सिलेंड्रिकल में। बच्चों सिलेंड्रिकल में प्लेन पोलर तो ऑटोमेटिकली ही आ गया ना, यस और नो? सिलेंड्रिकल में प्लेन पोलर तो ऑटोमेटिकली ही आ गया है। चलिए, अब मैं एक जनरल आपको बताता हूं लेंथ एलिमेंट कैसा दिखता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप अगर ऑफ कोर्स आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीटेक भी करेंगे, या कोई बीएस डिग्री करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो मैथमेटिक्स तो पढ़ेगा ना, तो तब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सीखेगा। मैं भी आपको टीच करूंगा, थोड़ा सा डिले बाद में टीच करूंगा, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर में मैंने सीखा है, लाइक बहुत काम आता है ये सब, और आपकी जेईई प्रिपरेशन में भी काम आएगा, ओलंपियाड में तो खासकर बिल्कुल काम आने वाला है। तो बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेंथ एलिमेंट को मैं इस जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं, h1 du1 u1 कैप, h2 कुछ कांस्टेंट, देखो h1 h2 h3 कुछ कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स हैं, है ना। और du1 जैसे dx dy dz dr d5 dz, ये वैसे वाला है du1 du2 du3, और साथ में डायरेक्शन भी अटैच है बच्चों, ठीक है। जैसे dx होगा तो x वाली डायरेक्शन, dy होगा तो y वाली डायरेक्शन, dz होगा तो z वाली डायरेक्शन। तो मुझे अगर h1 u1 h2 u2 h3 u3 पता लग जाए तो मैं लेंथ एलिमेंट को बड़े आराम से याद कर सकता हूं। और बच्चों प्रोफेसर हमें तो ऐसे भी याद हो गया है, अच्छी बात है याद हो गया, लेकिन जो आज हम सीखने वाले हैं ना, ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपकी काफी मदद हो जाएगी अगर आप ऐसे इस बात को ध्यान रखेंगे तो। बच्चों देखो कार्टेशियन में क्या था, डीएल था dx i कैप, मतलब ये h1 1 था, dy j कैप बच्चों h2 1 था, और dz k कैप ये h3 1 था कार्टेशियन में, है ना। और यहाँ पे dx i कैप था, u1 हमारा x बन गया था, ये y और ये z, ठीक है, राइट। और ये बच्चों देखो ध्यान से, इसमें dr कैप, तो ये u1 जो है वो r बन जाएगा, है ना, u2 हमारा फाई बन जाएगा, और ये हमारा u3 z बन जाएगा, क्लियर। और कोएफिशिएंट्स क्या है बच्चों इसके, 1r1 1r1, क्लियर। तो ये टेबल आप छोटी से अगर दिमाग में बैठा पाएंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं अभी। अब ग्रेडियंट देखो, जनरल किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट को लिखने का यही तरीका है ना। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं बच्चों, कार्टेशियन में हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करना बच्चों। कार्टेशियन में हमने डेल ऑपरेटर को जब किसी स्केलर फील्ड पे ऑपरेट किया था तो कैसे आया था बच्चों, आई कैप डेल टी बाई डेल एक्स, याद करो, जे कैप डेल टी बाई डेल वाई, और के कैप
डेल टी बाई डेल जेड। बट किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/h1 डेल टी बाई डेल u1 कैप, सिमिलरली 2 वाला, सिमिलरली 3 वाला। ठीक है, तो सोचिए जरा, मैं फिर से वो टेबल लिखना चाहता हूँ फटाफट, h1 h2 h3, ताकि आपको यही याद हो जाए, u1 u2 u3। बच्चों 1 1 1 1 r1 xyz r5z। this is for Cartesian, this is for cylindrical, right? Let me erase it, cylindrical। तो अगर मुझे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर काम आएगा बच्चों, ग्रेडियंट को लिखना है, तो देखिए 1/h1 तो 1/1 रहेगा, मतलब डेल टी बाई डेल आर आर कैप, प्लस बच्चों 1/h2 मींस r काम आएगा इस बार, 1/r डेल टी बाई डेल फाई फाई कैप। यस और नो? यस प्रोफेसर। h3 का वैल्यू 1 है, तो सिंपली डेल टी बाई डेल जेड की कैप। क्लियर? ऐसे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस ग्रेडियंट को लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब डाइवर्जेंस को भी हम आपको बताते हैं कैसे हम लिखते हैं किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। डेल डॉट ए आई, आपको पीछे वाली क्लास में बताया गया था कि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का डिफाइन होता है और आंसर हमेशा स्केलर आता है, याद है? तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/h1 h2 h3 ब्रैकेट डेल बाई डेल u1। देखो 1 की हम बात कर रहे हैं ना, तो 1 की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सेकंड थर्ड 2 3 आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है, जो भी वो पहले वाला कंपोनेंट होगा। कार्टेशियन की बात करेंगे तो एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, अब 2 है तो बच्चों 1 3 आएगा, 3 है तो 1 2 आएगा। तो हम फिर से एक बार h1 h2 h3 u1 u2 u3 1 1 1 1 r1 xyz r5z। दिस इज फॉर कार्टेशियन, दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल। तो बच्चों डेल डॉट ए अगर मुझे डिफाइन करना पड़ा तो कैसे होगा, देखो 1/h1 h2 h3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्टेशियन में लिखूंगा, जो कि मैंने पिछली बार भी लिखा था। देखिएगा बच्चों क्या बनेगा, 1/1 ये तो 1 ही बन जाएगा। डेल बाई डेल u1 का मतलब डेल बाई डेल x, है ना? h2 h3 दोनों 1 है, और ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा ax। ऐसे ही बच्चों सेकंड कंपोनेंट आएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई, एंड सिमिलरली द थर्ड कंपोनेंट डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड। क्लियर? चलिए, अगर मुझे सिलिंड्रिकल में लिखना होगा तो भी बच्चों हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए। सी हाउ, 1/h1 h2 h3 तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू r इंटू 1 1/r। ठीक है बच्चों, डेल बाई डेल u1 मींस डेल बाई डेल r, ब्रैकेट ध्यान से बच्चों, h2 h3 r इंटू 1 r। फर्स्ट नंबर कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा, r वाला, तो बच्चों ए आर यहां पे लगा देंगे, राइट? प्लस में डेल बाई डेल u2 मींस डेल बाई डेल फाई, और h1 h3 1 इंटू 1 1, au2 सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, फाई वाला, प्लस डेल बाई डेल u3 मतलब डेल बाई डेल z। h1 h2 क्या होगा बच्चों, बता सकते हो क्या? h1 h2 आपका हो जाएगा r, और ये होगा अपना az। क्लियर? एक बार देख लीजिए, ऐसे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इस डाइवर्जेंस को ओपन करेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कर्ल को कैसे हम ओपन करेंगे। थोड़ा सा वियर्ड एक्सप्रेशन है, बट एक दो बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना? तो कर्ल अगर हमें लिखना हो डेल क्रॉस से, तो क्या मेथड है, 1/h1 h2 h3 बाहर रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ h1 u1 कैप, h2 u2 कैप, h3 u3 कैप, डेल बाई डेल u1 डेल बाई डेल u2 डेल बाई डेल u3, h1 au1 h2 au2 h3 au3। अगेन गाइस सेम वर्क, एंड आई एम वेरी श्योर अब आपको याद हो गया होगा, h1 h2 h3 u1 u2 u3 1 1 1 1 r1 x y z r5 z।
क्लियर। चलो बच्चों अब फटाफट कार्टेशियन में इसको लिखते हैं। देखिएगा कार्टेशियन में हम लिखेंगे कर्ल को। कर्ल किसके लिए डिफाइन किया था, याद करो पीछे वाली क्लास। कर्ल वेक्टर के लिए डिफाइन होता है, आंसर बी वेक्टर आता है। ठीक है बच्चों, 1/h1 h2 h3 तो 1 बन जाएगा। डिटर्मिनेंट h1 1 है, u1 अपना x है, मतलब आई कैप, ये तो हमने किया भी था पहले, याद करो आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स ये आ जाएगा, वैल्यूज पुट करना, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, राइट। और ये h1 है तो ए एक्स ए वाई और ए जेड। क्लियर। अब बच्चों मैं इसी को सिलिंड्रिकल में आपको लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। डेल क्रॉस ए, तो 1/h1 h2 h3 क्या होगा, हमने अभी मल्टीप्लीकेशन किया था 1/r। बच्चों डिटर्मिनेंट है ना, ब्रैकेट नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट, राइट। h1 u1 कैप, तो 1 u1 कैप का मतलब r कैप, फिर h2 u2 कैप, h2 अपना है r और ये फाई कैप, r फाई कैप, और बच्चों ये k कैप होगा। क्लियर। डेल बाई डेल r डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल z और h1 au1, राइट। तो इसका मतलब ar, फिर अपना होगा r ए फाई और अपना होगा ए जेड। क्लियर। ऐसे हम कर्ल लिखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बच्चों आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आपका बिल्कुल भी समय खराब ना हो, है ना। चलिए अब बच्चों एक ऑपरेटर होता है लैप्लाशियन ऑपरेटर, है ना। और मैं आपको बताता हूँ बच्चों, काफी बार मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ कि कैसे हम इसको ईएमटी में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको लैप्लाशियन इक्वेशन या कुछ पॉइसन इक्वेशन हम नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, तो बहुत काम आता है ना। एक बार तो मेंस में भी इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, हालांकि वो अगर आप इस डेल ऑपरेटर को नहीं जानोगे तो भी हो जाएगा, बट इससे काफी लाइफ इजी बन जाती है। और यू नो वेरी वेल कि जेई में तो भाई जितना समय आप बचाओगे, जितना जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना आपको फायदा होगा। एंड वेरी सून मैं आपको टाइम सेविंग कोर्स एक ऑफर करने वाला हूं, जिसमें आप किसी भी सवाल को, मतलब मेजरली मैक्सिमम क्वेश्चन जेई लेवल के हम कम से कम टाइम में कम से कम लाइन में सोल्व कर पाएंगे। बहुत जल्दी आने वाला है वो। तो चलिए ज्यादा मैं इसके ऊपर अभी रिवील नहीं करना चाहता। तो बच्चों लैप्लाशियन एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि डेल डॉट डेल से मिलके बना है। ऑपरेटर की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, डेल डॉट डेल। हालांकि बेसिकली जैसे जो हम नॉर्मल वेक्टर पढ़ते हैं कि अगर मैं ए डॉट ए करूंगा, है ना बच्चों, अगर मैं ए डॉट ए करूंगा तो वो मुझे पता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। बट ऑपरेटर ऐसे डायरेक्टली फॉलो नहीं करते इन रूल्स को, बट आप याद करने के पर्पज से, जैसे दो वेक्टर्स की डॉट क्या होती है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैसे ही कुछ आप यहाँ पे सोच सकते हैं हुआ होगा, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। तो ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है बच्चों। ये क्या बन जाएगा अपना डेल डॉटेड डेल स्क्वायर। इस ऑपरेटर को मैं बोलता हूं लैप्लाशियन ऑपरेटर। और बच्चों ये हम स्केलर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, वेक्टर पे भी कर सकते हैं, बट स्केलर वाला आपके कोर्स में आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। वेक्टर वाला फॉर द टाइम बिंग हमारा ओलंपियाड लेवल तक हमें परेशान नहीं करेगा। आप जब भी आईआईटी में जाओ वहां पे आराम से पढ़ना वेक्टर पे भी ऑपरेट कैसे करते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग आई विल लीव दिस। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन डेल स्क्वायर ए वेक्टर, बट इट विल बी ऑफ, अब खुद भर लेना यार, मैं नहीं भर रहा। ठीक है, चलिए बच्चों इसका भी हम जनरल फॉर्मूला सीख लेते हैं, कैसे डेल स्क्वायर को स्केलर पे ऑपरेट करेंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था डेल स्क्वायर वी, वहां पे वी क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारी हेल्प करेगा, है ना। चलिए बच्चों, तो इसका फॉर्मूला है 1/h1 h2 h3 ब्रैकेट में डेल बाई डेल u1। कुछ कुछ अपना डाइवर्जेंस से मेल खाता है, बिकॉज देखो डाइवर्जेंस वाला ऑपरेटर भी बीच में लगा हुआ है ना। चलो खैर, देखो बच्चों वहां पे क्या था, h2 h3 था। अब देखो हम फर्स्ट वाले को डील कर रहे हैं ना, तो ऊपर 2 3 आएगा, नीचे 1 आएगा। और बच्चों डेल स्क्वायर है तो 2 बार डेरिवेटिव करना होगा, एक बार बाहर एक बार अंदर। देखो सेकंड है तो ऊपर 1 3 आएगा, नीचे 2 आएगा।
3 है तो ऊपर 1 2 आएगा, नीचे 3 आएगा। वन मोर टाइम गाइस, आई विल राइट ऑल दोस पॉइंट वंस अगेन ताकि आपको याद हो जाए। H1 H2 H3 U1 U2 and U3 for the Cartesian and for the cylindrical. This is 1 1 1 guys, 1 R1 guys, XYZ and R5Z। याद है? चलो बच्चों आप छोटा सा होमवर्क करना। आप बेटा कार्टेशियन में अगर लिखेंगे ना इसको, कार्टेशियन में थोड़ा सा पेज कम है, मैं इसी पेज पे से खत्म करना चाहता हूँ। कार्टेशियन पे अगर आप डेल स्क्वायर टी निकालेंगे तो सारी वैल्यूज बनेंगे, चुपचाप क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर। टी स्केलर है यहाँ पे, है ना। चलिए ये तो इजी है। अब मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ सिलिंड्रिकल के लिए। यहाँ पे बच्चों हम कर लेते हैं सिलिंड्रिकल के लिए, राइट। देखिएगा डेल स्क्वायर टी, तो 1 बाई H1 H2 H3 क्या बनेगा, 1 बाई आर डेल बाई डेल आर। H2 H3 क्या होगा, आर और डेल टी बाई डेल आर, राइट, प्लस डेल बाई डेल U2 क्या होगा वैसे, U2 मीन्स सेकेंड वाला 5। H1 H3 क्या होगा, 1 into 1। H2 R होगा डेल टी बाई डेल 5, ठीक है, प्लस में डेल बाई डेल U3 मीन्स डेल बाई डेल U3 मीन्स डेल बाई डेल Z। H1 H2 मीन्स R और ये डेल टी बाई डेल Z। अब बच्चों देखो ये z के रिस्पेक्ट में r को तुम चाहो तो बाहर ले सकते हो, ये फाई के रिस्पेक्ट में 1 बाई r को आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे हम इस ऑपरेटर को ओपन कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इसका यूज तो ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं अपनी आने वाली फ्यूचर वाली क्लासेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक थ्योरम सीखी थी बच्चों जिसका नाम था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि लास्ट क्लास का लास्ट ही टॉपिक था, लेक्चर नंबर 4 का आई थिंक। अब हम एक थ्योरम सीखेंगे स्टोक्स थ्योरम, जो हमारी हेल्प करेगा वर्क डन के क्वेश्चन को सोल्व करने में, या कोई भी क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व करने में, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। स्टेटमेंट ये है, देखिएगा, F dot dl, F dot dl मींस लाइन इंटीग्रल, है ना बच्चों। dl मींस लाइन एलिमेंट हमने डिफाइन किया था, ये लाइन इंटीग्रल है, लेकिन एक क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर आपको निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपको वर्क डन किसी भी लूप में निकालना हो, f मान लो फोर्स है बच्चों, तो F डॉट dl क्या बनेगा, वर्क डन बनेगा किसी भी क्लोज लूप में। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कर्ल ऑफ F डॉट dA, यू नो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कह दो ये सच है ना। चलिए तो बच्चों हम क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में यूजिंग दिस स्टोक्स थ्योरम, एंड गाइस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड ऑफ कोर्स हम इसका इस्तेमाल करेंगे और काफी क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से कम टाइम में कम से कम लाइन में सोल्व करेंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, चलिए देखिए, और मैं आपको अगर थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूँ, आप सबने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ लूप इज 0, आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक कुछ कंक्लूजन निकालना चाहूँ बच्चों, देखो अगर F कंजर्वेटिव होगा, अगर F कंजर्वेटिव होगा, यू ऑल नो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसका कर्ल 0 होगा। और स्टोक्स थ्योरम से अगर कर्ल 0 होगा तो बच्चों F डॉट dl 0, इसका मतलब वर्क डन बाय विच फोर्स बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत काम की लाइन है, तो कितनी शिद्दत से प्यार से प्रूफ हो गया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop is always equal to 0। मजा आया, yes or no, कह दो ये सच है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी
कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो भी हमने आज सीखा उसके ऊपर। एक आपको पोटेंशियल फंक्शन गिवन है 2r(z²) cos फाई। मैं चाहता तो कार्टेशियन में भी ले सकता था, बट मैंने इसको देखो r, फाई और z सिलिंड्रिकल में ले लिया है। आपको ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे। तो बच्चों ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको मैंने सिलिंड्रिकल में लिखवाया था, आप लोग याद कर लेंगे। ग्रेड बी का बच्चों फॉर्मूला आया था 1/h1, तो 1/1, सो del v by del r 1/h2। बच्चों वेक्टर आएगा ना, ये याद करो। ग्रेडियंट स्केलर का होता है, वेक्टर आंसर आता है, तो आर कैप भी लगा दीजिए। 1/h2 आया था तो 1/r del v by del फाई कैप एंड 1/1, सो del v by del z के कैप। बच्चों आई वांट एक बार हम इसको वेरीफाई कर लें फटाफट, ना थोड़ा सा मन को शांति मिल जाएगा। del t by del r r कैप 1/r del t by del फाई कैप एकदम करेक्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से सब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। del v by del r, तो हमें इसका r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। बच्चों पिछली ही क्लास में मैंने पार्शियल डेरिवेटिव सिखाया था, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। 2z² cos फाई विल बिहेव लाइक कांस्टेंट और r का डेरिवेटिव 1, राइट। बच्चों del v by del फाई, तो फाई को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल के फंक्शन है वो सब कांस्टेंट, तो 2rz² को बाहर ले लेंगे। बच्चों cos फाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन फाई। del v by del z बच्चों क्या होगा, 2r cos फाई तो बाहर और z² का 2z, सो ग्रेडियंट ऑफ v क्या बन जाएगा बच्चों, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2z² cos फाई r कैप प्लस 1/r del v by del फाई है बच्चों 2rz² माइनस साइन फाई। ठीक है, और साथ में होगा फाई कैप प्लस 4rz cos फाई। प्लीज आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और आप चुपचाप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए एट पॉइंट 290 डिग्री एंड 4 मीन्स हमारा ये r का वैल्यू है बच्चों, ये फाई का वैल्यू है और ये z का वैल्यू है। वैल्यू हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ग्रेड v क्या होगा, देखिए फाई को 90 पुट करेंगे तो cos 90 0, इसको तो सोल्व करने की नीड ही नहीं है बच्चों, है ना। 0 r कैप, ये भी cos 90, ये भी 0 बन जाएगा, बस एक ही टर्म आने वाली है, r से r काट दो। सो 2z² का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस साइन फाई मीन्स गाइस माइनस साइन फाई, दैट मीन्स आई थिंक -1 होगा, और फाई कैप 4 4 16 32 माइनस का 36 फाई कैप। प्लीज कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वेल नोन फॉर्मूला है, अगर आप जानते हो इसको तो आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके सोच के मुझे बताएंगे क्या है। मैं रिवील करने वाला हूं बच्चों, ये क्या है। ये एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, आर्थ दूरी पे, है ना, वो ऐसे गोल गोल आती है, तो फाई कैप के लॉन्ग आएगी बच्चों, ये ऐसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। चलिए अपने लिए फिलहाल ये एक क्वेश्चन है, मुझे डेल डॉट बी निकालना है बच्चों, मुझे डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालना है। ठीक है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से हम सीखते हैं। तो पहली बात तो r और फाई है ना बच्चों, तो मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बच्चों क्या फॉर्मूला था, 1/h1h2h3। ठीक है, डेल डॉट बी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, देखो 1/h1h2h3 तो 1r1 1/r बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेल बाई डेल u1 डेल बाई डेल r, और यहाँ पे 1 था तो 2 into 3 आया था, याद करो, तो r और फर्स्ट वाला टर्म मतलब b का रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, प्लस डेल बाई डेल फाई, एक बार हम वेरीफाई भी कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, h1h3 मींस 1 हो जाएगा, और b का फाई वाला कंपोनेंट, राइट। ठीक है, और डेल बाई डेल z यहाँ पे r और ये z वाला कंपोनेंट। बट एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट इसको, एक बार आप देख लीजिए अपने नोट्स में से भी, 1/r डेल बाई डेल r, r डेल बाई डेल फाई, ये फाई डेल बाई डेल z, r z।
आई थिंक मैंने सही लिखा है। चलिए बच्चों, बट इस क्वेश्चन में तो बी का सिर्फ फाई वाला कंपोनेंट है, मींस बी आर 0 है, बी जेड 0 है, राइट। 1/r बाहर, डेल बाई डेल फाई ऑफ बी फाई। तो बच्चों 1/r डेल डेल फाई बी फाई क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। बच्चों आर पे डिपेंडेंट टर्म फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है, 0 बन जाएगा। तो इसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, और इसीलिए बच्चों मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, हेंस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, डाइवर्जेंस 0 है, ना कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज होगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। बहुत काम की ये मैक्सवेल की इक्वेशन है बच्चों ये, ठीक है। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 मैक्सवेल इक्वेशन में समराइज कर सकते हैं, ये वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, राइट। चलिए बच्चों, तो अगर आप अभी जेईई मेंस देने वाले हैं तो क्या पता आपकी लॉटरी लग जाए, क्या पता आपको एक क्वेश्चन दिखे, 4 ऑप्शन दिखे, इनमें से कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है, तो आप देखना किसका बच्चों डाइवर्जेंस 0 है, ठीक है। और आपको तो मेंस में तो ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही देगा, टेंशन मत लो, आपको बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को 0 चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर कोई फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका गारंटीड डाइवर्जेंस 0 होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम एक नाम भी देंगे बाद में, चलो सोलेनोइडल फील्ड हम इसको नाम देंगे, वो बाद की बातें हैं, छोड़िए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक हमें फील्ड गिवन है, फोर्स मान लेता हूं मैं इसको, वो k/r² r कैप है। वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ क्या आपने ऐसे फोर्स को देखा है क्या कभी, सोचो सोचो। ऐसा फोर्स तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखा है, 2 मासेस के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने देखा है, यस और नो। KQ1 Q2/r², GM1 M2/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्सेस हैं ये। बताओ बच्चों उसका कर्ल क्या होगा, ये तो कंजर्वेटिव है, प्रोफेसर आपने बताया था ऐसे फंक्शन, ऐसे फील्ड जो जिस वेरिएबल का फंक्शन हो उसी डायरेक्शन में हो उनका कर्ल 0 होता है, वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो बिना कैलकुलेट करे मैं डेल क्रॉस एफ को 0 बोल सकता हूं, यस और नो। कल वाला लेक्चर याद करो बच्चों, देखते ही टिक कर दोगे। एंड आई स्ट्रांगली इंसिस्ट यू गाइस, प्लीज इसको सोल्व करना बच्चों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है बेटा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप इसको सोल्व करना, आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल के अंदर भी कर सकते हैं, दोज ऑफ यू नो जो स्फेरिकल को जानते हैं बच्चों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी आप इसको सोल्व करने की ट्राई करना, आप लोग कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अभी, तो हमें तो सोल्व करने की नीड भी नहीं पड़ी, बिकॉज हम जानते हैं ऐसे फंक्शन, ऐसे फील्ड जो जिसका फंक्शन हो उसी के अलोंग वेरी करें वो कर्ल फ्री होती है, उनका कर्ल 0 होता है, ये सब तो हम जानते हैं प्रोफेसर, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो आर का फंक्शन है फाई के अलोंग है बच्चों, ये किसका हमने चेक करा, कर्ल तो लाइक ये तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 था, राइट। कर्ल चेक करते हैं कि 0 होगा कि नहीं होगा, क्या ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो इसका बच्चों कर्ल नॉन 0 होता है, इसका कर्ल नॉन 0 होता है, और ये भी एक मैक्सवेल की आइडेंटिटी है, म्यू नॉट जे आता है। बट खैर हम इसको एग्जैक्टली सोल्व करना चाहते हैं बच्चों, देखिएगा कर्ल का फॉर्मूला पहले याद करो, 1, इसको हम सिलिंड्रिकल में सोल्व करेंगे बिकॉज आर और फाई है, हम इसको सिलिंड्रिकल में सोल्व करेंगे, राइट। तो 1/h1 h2 h3 था ना, तो 1/r हो जाएगा, डिटर्मिनेंट h1 u1 कैप। तो पहले बच्चों वो लिख लो, r5z होता है ना, r5z लिख लो पहले, राइट। अब h1 u1 कैप था तो 1 आएगा, h2 u2 कैप था तो r आएगा, और ये 1 आएगा, 1r1 था ना, डेल बाई डेल r, डेल बाई डेल फाइव, डेल बाई डेल जेड। अब h1 au1, देखो बच्चों अपने पास तो फाई कैप वाला कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज 0, दिस वन कंपोनेंट इज आल्सो 0,
राइट। और यहाँ पे क्या आएगा H1 AU1 H2 AU2, H2 करेंगे तो 1R से मल्टीप्लाई करना होगा R टाइम्स म्यू नोट I बाई 2πR, R से R कट जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट को जल्दी से देखिएगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। 1/R आउटसाइड, पहले R कैप की टर्म लिखेंगे, तो डेल बाई डेल फाई ऑफ दिस वन इज 0 एंड डेल बाई डेल Z, यहाँ पे Z का फंक्शन ही नहीं है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे Z का फंक्शन ही नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक बात है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, देखिए -R5 क्या, अब क्या आएगा, डेल बाई डेल आर ऑफ 0 डेल बाई डेल Z ऑफ दिस वन इज ऑल्सो 0 प्लस K क्या, ये तो R से R कट गया ना, तो ये 0 बन रहा है क्या, डेल क्रॉस B 0 बन रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है तो बनने दो, अब अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन है ये तो। खैर तो K क्या बाहर, डेल बाई डेल R, ये कांस्टेंट है टर्म 0, और डेल बाई डेल फाई ऑफ 0 इज आल्सो 0, तो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। ठीक है, सोचो अगर यहाँ पे 1/R² होता तब शायद 0 नहीं बनता, तब शायद 0 नहीं बनता, वो एक अलग सवाल बनेगा। ठीक है, बट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को 1/R² के लिए भी करें, तो क्या बनेगा, देखो ये R से R नहीं कटेगा तो ये 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी इरेज दिस, बट इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 0। इन जनरल ये डेल क्रॉस भी 0 नहीं होता, इन जनरल 0 नहीं होता, और इस केस में 0 बन गया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में बताऊंगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए अब देखो बच्चों, हमने दो थ्योरम सीखी, एक सीखी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक सीखी स्टोक्स थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे लिए क्या करती थी, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती थी, याद करो। और स्टोक्स थ्योरम क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, बेसिकली ओपन सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है बच्चों, क्लोज लूप से तो ओपन सरफेस बनेगा ना। अगर आप मान लीजिए एक रिंग लेंगे तो सरफेस कैसा बनेगा, ओपन सरफेस बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक स्फीयर लिया आपने, तो क्लोज सरफेस है तो उसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम हमेशा क्लोज सरफेस की होती है ना, ओपन सरफेस की वॉल्यूम थोड़ी होती है, यस और नो, राइट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्लोज सरफेस का जो एरिया इंटीग्रल होगा, देखो बच्चों क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज एरिया वाला इंटीग्रेशन, उसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन क्लोज लाइन इंटीग्रल को मैं ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या मैं लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, द आंसर विल बी नो। क्योंकि बच्चों जो भी हमने थ्योरम सीखी है, दोनों की दोनों वो अलग अलग टाइप के सरफेस के लिए है। ओपन सरफेस के लिए स्टोक्स थ्योरम, क्लोज सरफेस के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। तो ये हम एक डायरेक्ट कन्वर्जन कोई भी नहीं है कि हम लाइन से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रोफेसर मैं तो लाइन से सरफेस बनाऊंगा, सरफेस से वॉल्यूम बनाऊंगा। बच्चे सरफेस देखो ना, डिफरेंट सरफेस के लिए है ये, एक ओपन सरफेस के लिए है। ओपन सरफेस की वॉल्यूम नहीं होती है ना, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कहां से करोगे, है ना। क्लोज सरफेस की वॉल्यूम होती है एंड हेंस वॉल्यूम इंटीग्रल हम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी काम की बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज 0। ये बहुत काम की लाइन है, बहुत ज्यादा काम की लाइन है, लिख लो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज 0। बच्चों कर्ल ना, आपको किस फील्ड का 0 याद आ रहा है, मुझे कंजर्वेटिव फील्ड का याद आ रहा है, कर्ल 0 होता है। और बच्चों कंजर्वेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल क्या होगा, 0। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, है ना, क्या मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं इससे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बच्चों वो कंजर्वेटिव है तो कर्ल 0 होगा। अब सोचो कर्ल ना
कर्ल बेसिकली किसका जीरो होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज जीरो। मतलब जो भी यहां पे है ना वो कंफर्म किसी के ग्रेडियंट से आया होगा, और ग्रेडियंट स्केलर का होता है। इसका मतलब मैं E को इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड लिख सकता हूं। और ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यही इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों। देखो किसी भी फील्ड का अगर कर्ल जीरो होगा ना, उस फील्ड को मैं गारंटीड किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख पाऊंगा। ये इसका इंप्लीकेशन है। एम आई क्लियर गाइस? यस और नो? मेरा पेज गायब हो गया है, गिव मी अ मिनट। आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत काम की बात है बच्चों, बहुत काम की बात है। ठीक है, चलिए अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होता, डेल क्रॉस बी इन जनरल जीरो नहीं होता। हमारे क्वेश्चन में आ गया था, कोई बात नहीं। इसका मतलब बी को बच्चों में नहीं लिख सकता इन टर्म्स ऑफ कोई भी, अगर मैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डिफाइन करूं, ये क्या था, ये बच्चों स्केलर पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है। ये मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल से नहीं निकाल सकता। और आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा है। यस और नो? अब देखो बच्चों एक और बड़ी जोरदार शानदार बात, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बच्चों सोचो किस फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो था, आज ही हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का। देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो था, याद है? कर्ल बेटा जीरो नहीं जनरली नहीं होता है ना, उस एग्जांपल में हो गया, अब दिल से मत लगाना इसको। ठीक है, तो डेल डॉट बी जीरो है। अगर ऐसा है सोचो डाइवर्जेंस किसका जीरो होता है, कर्ल ऑफ एनी फील्ड का। इसका मतलब बी जो होगा बच्चों वो किसी और फील्ड के कर्ल से आया होगा। और आप जब अपनी अच्छे से अगर आप फिजिक्स में कभी पढ़ाई करेंगे, है ना, कोई कोर्स अगर आप फिजिक्स का लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म फ्यूचर में आएगा, क्या पता आपके जेई का कॉम्प्रिहेंशन बन जाए किसी साल में। ये ए बच्चों मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए स्केलर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, और उनके बीच का रिलेशन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के ग्रेडियंट से आती है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट से आती है। तो वैसा ही कुछ पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन वो स्केलर पोटेंशियल नहीं है, वो वेक्टर पोटेंशियल है बच्चों, वो वेक्टर पोटेंशियल है। और वो ग्रेडियंट से नहीं आएगा, कर्ल से आएगा। किससे आएगा? कर्ल से आएगा। बहुत जोरदार बात। एंड आई होप आपको आज काफी कुछ शानदार, जोरदार, यूनिक, न्यू सीखने को मिला होगा। तो अगर मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका दिल भी कह रहा है कि हाँ यार कुछ तो नया सीखा, कुछ तो दम है यार कंटेंट में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को सब तक पहुंचा दें। करोगे ना? प्रॉमिस करो करोगे ना? चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।